Hey guys, welcome back to the another video. So this is the part 3 of tissue in action. ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, इस चैप्टर का मतलब, ठीक है। सो इस पे हम बेसिकली हमारी मसल्स के बारे में, हमारे बोन्स के बारे में, पूरी बॉडी के मेजरली ये दो टॉपिक्स पे ही बात करने वाले हैं और ये चैप्टर इसमें ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि एज आई प्रोमिस्ड अर्लियर कि हमें एनिमल टिश्यू से करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेक्चर भी छोटा होगा, ठीक है, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, ये आज का इजी भी लेक्चर है। सो लाइक प्लांट्स, प्लांट की तरह एनिमल सेल्स आर आल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। पहले यहाँ तक जैसे हमने अभी से पहले वाले पार्ट्स में पढ़ा था प्लांट के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे कि जो प्लांट होते हैं सारे टिश्यूज आपस में उनके एक कलेक्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, बट वो टिश्यू जरूरी नहीं कि सेम थे, राइट। वो टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, अलग अलग प्रकार के टिश्यू देख रहे थे हम। परमानेंट टिश्यू देख रहे थे, इंटरकैलरी जो बीच का पेड़ का पार्ट था जहाँ से न्यू स्टेम आ रही थी, लेटरल, एपिकल, मीडियम, लेटरल, बहुत बहुत सारी चीजें हमने देखी है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। तो कहने का यही मतलब है कि इसी प्रकार से हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे बॉडी के बारे में, ठीक है, हमारे एनिमल वाले ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल में कहाँ पे गए हम? ये रहा, these group of similar cells from animal tissue let us perform a few simple activities। देखो, ऐसे ही हमारे अंदर सीन होता है, ठीक है, हमारे अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट में अलग 10 अलग डिफरेंट तरीके के टिश्यू है। एक पार्ट में एक तरीके का टिश्यू होता है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला है ब्लिंक योर आई। आप अपने आई को ऐसे, मतलब पता नहीं मैं दिख रहा हूँ, यू यू अपने आई को ब्लिंक करो, ठीक, पहले। फिर क्लेंच एंड ओपन फिस्ट, ऐसे आप अपना हाथ बंद करो खोलो, हाथ बंद करो खोलो। डीप ब्रेथ लो, ठीक है, किसी चीज को, ठंडे या गर्म चीज को छुओ। मेरे पास ठंडी या गर्म चीज तो अवेलेबल नहीं है, बट लिटिल वार्म, तो ऐसे मैं टच करूंगा। तो इन सेंसेशंस जो आपको फील हो रही है, जो फीलिंग आपको फील हो रही है, उससे पहले ये बताओ कि इन चीजों के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है ना। इंटरेस्टिंग। जैसे अगर हम आई ब्लिंक करते हैं तो हमारा मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, ठीक है। हमारी आई के लिए कौन सा होता है? मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी में मसल टिश्यू हेल्प करता है हमें ब्लिंक करने में, हमें मोस्टली शॉक को एब्जॉर्ब करने में भी हमें मदद करता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये भी मेरे मसल टिश्यू का ही काम है, ठीक है। अगर मैं लंग्स और मसल या डायफ्राम ऐसे सांस ले रहा हूँ, बार बार सांस छोड़ रहा हूँ, तो मेरी लंग्स की जो मसल है ना, या मेरा डायफ्राम है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम माने पेट के नीचे, मतलब जो तुम्हारी पसलियां होती है, रिब्स होती है, इनको ऐसे करके देखना और फिर ऊपर सांस लेना है। तो ये जो उठा उठा सा पार्ट है डायफ्राम है बेटा। डायफ्राम मतलब एक ऐसी मसल है जो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू हेल्प करती है, ठीक है। टच समथिंग warm and cold, अगर हम किसी भी चीज को छूते हैं तो हमें बेसिकली सेंसेशंस फील होता है ना। सेंसेशंस हमें तभी फील होता है क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी पूरी बॉडी अंदर सिग्नल भेजती है कि तुम्हें सेंसेशन फील हो रहा है। इफ किसी को इंटरेस्ट है, मैं बता देता हूँ, डी टाइप एंटीबॉडी होती है। अब ये सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बताऊं अगर। एक एंटीबॉडी मतलब बाहर से कोई भी आया हुआ सब्सटेंस हमारी बॉडी में जो एंटर करता है उसको इंग्लिश में एंटीबॉडी बोलते हैं, साइंस की भाषा में, पैरामेडिकल की भाषा में, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं डी। उसको बोलते हैं सेंसर टाइप एंटीबॉडी। सेंसर का मतलब होता है कुछ भी चीज टच करते हैं ना, या बाहर से कुछ भी चीज आती है, तो पूरी बॉडी में सिग्नल को फैला देता है कि भाइयों बाहर से कुछ आ रहा है, बाहर से कुछ आ रहा है ना। तो ये जो तुम्हारा, जब भी तुम किसी चीज को टच करते हो, नर्वस टिश्यू के वजह से होता है ज्यादातर। और नर्वस टिश्यू में सिर्फ नर्वस टिश्यू रोल प्ले नहीं कर रहा, एंटीबॉडी रोल प्ले कर रही है, मसल्स भी रोल प्ले कर रही है, तुम्हारा ब्रेन भी रोल प्ले कर रहा है, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी होते हैं, वो सब आगे कंफ्यूज नहीं करते। सिर्फ एंटीबॉडी डी याद रखो और नर्वस टिश्यू याद रखो, ठीक है। नाउ थिंक विच टिश्यू हेल्प्स यू मूव। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो तुम्हें हिलने डुलने में मदद कर रहा है? मसल टिश्यू। विच टिश्यू इनेबल्स टू यू सेंस हीट और कोल्ड, अभी बताया मैंने, नर्वस टिश्यू बोल सकते हो, है ना। हाँ। विच टिश्यू अलाउज ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड, कौन सा टिश्यू है जो ऑक्सीजन को ब्लड में आने दे रहा है? भैया इसका आंसर थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा। इसका आंसर तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू होगा, क्योंकि लंग्स के जो एल्वियोलाई की पतली पतली लेयर होती है ना अंदर, हमारी ये लंग्स है। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई छोटे छोटे शैक होते हैं लंग्स में प्रेजेंट, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है ना। तो
लंग्स के एल्वियोलाई की बहुत पतली लेयर होती है जिससे ऑक्सीजन जो होता है हमारा ब्लड में डिफ्यूज होता है। वो कौन सी मसल के थ्रू हो रहा है या कौन से टिश्यू के हेल्प से हो रहा है, वो हो रहा है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है देखो, एपिथेलियल टिश्यू ये नीचे ही है। अभी इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी जो जो सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं उनको ऊपर ऊपर से आंसर कर रहे हैं हम, ठीक है। विच टिश्यू होल्ड्स द बॉडी सो which tissue holds the body together so that the skin does not fall off? ऐसी कौन सा टिश्यू है जिसने हमारी बॉडी के मसल्स को होल्ड कर रखा है और हमारी मसल्स मतलब क्यों नहीं जाती, ये इंटैक्ट क्यों है, ये इतना इंटैक्ट क्यों है, ये इतना इंटैक्ट क्यों है, ये इतना इंटैक्ट क्यों है मेरी बॉडी से मसल्स? क्योंकि हमारे बॉडी में एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब सारी चीजों को कनेक्ट करके रख रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कनेक्ट करके रख रहा है, तो वो फॉल ऑफ नहीं होती। ठीक है, सिंपल। नाउ हम आ गए हैं एपिथेलियल टिश्यू पे बेटा। epithelial tissue structure and function. Epithelial tissue forms the outer covering of the body जैसे skin. epithelial tissue जो होता है बेसिकली वो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है। आउटर कवरिंग माने आउटर लेयर को, है ना। जैसे हम कल भी पढ़ रहे थे प्लांट का हेयर एपिडर्मिस करके था हमने जो कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। वो भी आउटर कवरिंग थी प्लांट की। तो एपिथेलियल टिश्यू भी हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, ठीक है। आउटर कवरिंग के साथ साथ ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तुम्हारे, जैसे जैसे तुम्हारा लंग्स है, जैसे तुम्हारा गॉल ब्लैडर है ना, जैसे तुम्हारा इंटेस्टाइन है, जैसे तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो उन सब के इंटरनल ऑर्गन्स पे लाइन को फॉर्म करता है। इधर लिखा भी है कि ऑल्सो लाइंस द इंटरनल ऑर्गन सच एज द माउथ हो गया, है ना। माउथ हो गया हमारे, इसके लाइन को फॉर्म कर रहा है। लंग्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए तुम्हें। और क्या बोल रहा है? इट इज composed of closely packed with a very little space between them। जो तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो बाहर से आने वाली चीजों से प्रोटेक्शन देता कैसे? मैंने बोल तो दिया कि बाहर की कवरिंग है, प्रोटेक्शन दे रहा है, बट तुम्हें क्या लगता है कि वो बाहर की आने वाली चीजों से प्रोटेक्शन दे कैसे पा रहा है तुम्हें? व्हाट डू यू थिंक? वो दे ऐसे पा रहा है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तौर से, इस सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन करा गया होगा जिससे कि जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। और हमने कल पढ़ा था जिनकी सेल्स के बीच में स्पेस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो था प्लांट वाला। बट जिनके सेल्स के बीच में स्पेस बेटा नहीं है, तो अगर जर्म एंटर करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। इस वजह से स्पेस नहीं है ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इस वजह से लिखा है इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल विद वेरी लिटिल स्पेस विद देम। बहुत छोटा सा स्पेस है, ठीक है। और वो इतना छोटा स्पेस है कि वहां पे जर्म्स वगैरह एंटर नहीं कर सकते। जर्म्स सोचो कितने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से नहीं दिखते, तो उनके बीच का स्पेस भी सोचो कितना छोटा है। अब मेन लाइन आ जाती है, रिड्यूसेस वाटर लॉस। एपिथेलियल टिश्यू वाटर लॉस को रिड्यूस कैसे कर रहा है हमारी बॉडी में? देखो, वाटर लॉस से मतलब है, इसका दो मतलब है, ठीक है। वाटर लॉस से अगर मैं तुम्हें पहला मतलब समझाऊं जो हम अपने पैरामेडिक्स फील्ड में पढ़ते हैं या फिर जो एनसीईआरटी का दूसरा मतलब है, वो ये है कि हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है। कंफ्यूज मत होना, इट इज नॉट रेलेवेंट टू योर एनसीईआरटी, आई एम जस्ट टेलिंग इट बाय माई सेल्फ, ओके। आई नो दिस, सो आई एम टेलिंग यू। हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, वो लीवर में प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन का काम होता है बॉडी में से जो भी फ्लूइड जा रहा है उसको बाहर निकलने से रोकना। जब भी तुमको बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है तो तुम्हारा बॉडी में प्रोटीन एकदम बंद हो जाता है बनना, क्योंकि सेल मर जाती है। एल्बुमिन को अब प्रोटीन कौन देगा बनने के लिए? कोई भी नहीं। तो एल्बुमिन बचता नहीं है, सारी बॉडी में से फ्लूइड बाहर आ जाता है। और जब फ्लूइड एक जगह बाहर आके इकट्ठा हो जाता है इतना सारा, और वो इतना कलेक्ट हो गया, तो उसको ही बोलते हैं सूजन आ जाना। मतलब मेरा पैर सूज गया, मेरा हाथ सूज गया, है ना, उसको बोलते हैं सूजन आ जाना। एक तो वो मतलब है एपिथेलियल टिश्यू से कि रिड्यूस वाटर लॉस। और दूसरा जो एनसीईआरटी के मुताबिक मतलब है, इसका मतलब है बॉडी से पानी को बाहर नहीं निकलने देता एपिथेलियल टिश्यू। और नहीं निकलने देगा तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, तो डिहाइड्रेशन से भी बच जाएगी, प्लस प्रोटेक्शन भी मिल गई। दो मतलब थे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है भैया? बाहर से कोई भी सब्सटेंस आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली सारे सब्सटेंसेस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, क्योंकि वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है। ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, कि हमारी बॉडी का कोई भी खाना हमने खाया अल्टीमेटली जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा जाता है, ठीक है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, बट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब भी कहाँ से होते हैं? ब्लड से होते हैं, ये बात याद रखना अगर तुम्हें नहीं पता तो। ब्लड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड से आता है, तो ब्लड से एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। इसको पॉइंटर में लिखते रहो कि पहला है क्लोजली पैक्ड होता है, पहली लाइन पहला पॉइंट क्लोजली पैक्ड होता है, दूसरा पॉइंट जर्म्स की एंट्री नहीं हो पाती, तीसरा पॉइंट प्रोड्यूस रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, चौथा पॉइंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, पांचवा लिख लोगे सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है ना। सिक्रीशन से क्या मतलब है बेटा? इसका सिक्रीशन से मतलब है किसी भी या फिर किसी यूजफुल सब्सटेंसेस को बनाना और बाहर निकालना। जैसे एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया था कि लाइनिंग है या बॉडी की बाहर की कवरिंग है। अगर बाहर की कवरिंग है तो मेरे को यहाँ बाहर पसीना आया और बाहर से बाहर ही वो निकल गया और मेरी बॉडी दोबारा सही हो गई, तो यानी कि स्वेटिंग मेरे को ही और वो निकल गई। हॉर्मोन्स मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू या फिर मेरी जो बैड ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू चली जाती है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी कब जा रही है? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेरा एपिथेलियल टिश्यू सरफेस पे प्रेजेंट होगा, इस वजह से, है ना। तुम्हारा हार्मोन हो गया, तुम्हारा और क्या क्या हो गया? म्यूकस भी बोल सकते हो कि हमारी नोज में छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, या फिर समटाइम्स जो होते हैं फीमेल के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों में छोटे छोटे सीलिया हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करूं तो जो एग्स होते हैं उनको पुश करने में हेल्प करता है आगे, उनको तुम्हारा यूटेरस तक ले जाता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करूं तो म्यूकस या डस्ट पार्टिकल को सीलिया बाहर की तरफ ले जाता है ताकि हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छा रह सके, ठीक है। तो सिक्रेशन में इसलिए मदद करता है, ठीक है। सिक्रेशन में स्वेट, सलाइवा, हार्मोन डस्ट को निकाल रहा है। वाटर लॉस में तो मैंने बता ही दिया था कि फ्लूइड को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था, ब्लड से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब समझो इधर क्या है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में भी हेल्प का मतलब है कि सिर्फ ये कवरिंग ही नहीं है कि मान लो बस प्रोटेक्शन है, मैंने बोला था इंटरनल ऑर्गन्स की लाइन भी है। अगर इंटरनल ऑर्गन से जुड़ रहा है इसका मतलब ये एक चीज को इधर से इधर करने में भी तो मदद कर रहा होगा ना भाई, है नहीं? सिर्फ कवरिंग ही नहीं है बट एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाने में भी हेल्प करता है, जैसे सीलिया अभी एग्जांपल दिया वही है इसका मतलब, ठीक है। Different type of epithelial tissues are structurally adapted to form different function। ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा कि एक टाइप का ही टिश्यू है वही सारे काम कर रहा है। डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को डिफरेंट बनना पड़ता है। अगर मैं आज स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो स्कूल में दोस्तों के साइड में बैठ के गाली गलौज करें, मस्ती करें, मजाक करें, टीचर का मजाक बनाए, बट अगर मैं टीचर के साथ वन ऑन वन बैठा हूँ, फेस टू फेस बैठा हूँ, तो उस मोमेंट पे मैं टीचर के साथ सीरियस रहना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को बदलना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारे टिश्यूज होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। अगर एक एग्जांपल दूं मैं, जो हमने अपनी बुक में पढ़ते हैं, मतलब हम कॉलेजेस में, तो हमारे बहुत सारे प्रकार के टिश्यूज होते हैं। कॉल्यूमिनर होता है, क्यूबॉइडल होता है। कॉल्यूमिनर क्यूबॉइडल क्या बोल रहे हो भैया? ये एपिथेलियल टिश्यू की शेप्स होती हैं अलग अलग, इसमें पता नहीं मेंशन है नहीं, बट ये एपिथेलियल टिश्यू की अलग अलग शेप होती है। कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी सी है, कोई इतनी सी है। तो सबका अलग अलग काम है। जो बंदे स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग करते वक्त भी उनका एक एपिथेलियल कॉल्यूमिनर शायद होता है, उनका एपिथेलियल जल जाता है, इस वजह से उनको खांसी उठने लगती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, ये भी याद रखो, है ना। जिसको इंटरेस्ट आएगा वो और डेप्थ में पढ़ लेगा, बट जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अगर आप और डेप्थ में बोलोगे तो कमेंट कर दो, मैं और डेप्थ में पढ़ा दूंगा, आई डोंट हैव अ इशू, है ना। और इसका लाइन का ये भी मतलब है स्ट्रक्चर चेंजेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, की गैस एक्सचेंज के लिए वो और ज्यादा पतले और फ्लैट टिश्यूज हो जाते हैं। अगर मान लो प्रोटेक्शन देनी है तो एब्जॉर्प्शन के लिए वो लंबे टिश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए लंबे चाहिए, गैस एक्सचेंज के लिए पतले चाहिए। सिक्रीट करना है अगर उन्हें भैया तो वो और छोटे हो जाते हैं, वो ग्लैंड सेल में मर्ज हो जाते हैं, है ना, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। Study table 3.2 along with the corresponding diagrams in 3.11, ठीक है, 3.11 sorry, to understand how structure and function of epithelial tissue are related, ठीक है। डायग्राम दे रखा है 3.11 या 3.11, नीचे दे रखा होगा ना, ये तो 3.2 है, ये 3.11, ठीक है। हमें इस स्ट्रक्चर को देखना है,
ठीक है। हाँ, ओ गाइस गाइस गाइस, यही तो है वो कॉल्यूमिनार, क्यूबॉइडल, एपिथेल, ये सारे ही तो अलग अलग शेप्स होते हैं। और अलग अलग शेप्स का मतलब देखो, लंग्स में अलग प्रेजेंट है, ठीक है, ये सीलिएटेड होता है गेस, लंग्स में अलग प्रेजेंट है, यहाँ पे नोज में अलग प्रेजेंट है तुम्हारे, है ना, तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में अलग प्रेजेंट है, तुम्हारे अलग अलग पार्ट ऑर्गन्स में अलग अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतना समझ जाना कि इस वजह से ही ये लाइन का मतलब था कि स्ट्रक्चरली अडेप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग फंक्शन करेगा। चलो ठीक है, इस टेबल के माध्यम से समझते हैं, है ना। पहला कह रहा है कि जो एक्सचेंज का काम होता है, जैसे लिक्विड्स को एक्सचेंज करना है, गैसेस को एक्सचेंज करना, उसके लिए एक टिश्यू को बिल्कुल सिंगल और थिन लेयर बनानी पड़ेगी, क्योंकि गैस और टिश्यू का मतलब गैस और लिक्विड्स का इतना वेट नहीं है, तो सिंगल थिन लेयर से भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कहाँ पे लोकेशन क्या है इसकी बॉडी में, जैसे जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू, ब्लड वेसल्स एक मीडियम है, जैसे पानी पी रहे हो तो पानी पीने का मीडियम क्या है, ग्लास, ग्लास के अंदर ही तो पी रहे हो, जूस पीने का मीडियम क्या है, ग्लास, ग्लास के अंदर ही पी रहे हो। तो ऐसे ही जो तुम्हारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मीडियम क्या है, वो है तुम्हारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो टिश्यूज में जो ब्लड वेसल्स होती है और जो हमारे लंग्स होते हैं, उधर ये गैसेस एक्सचेंज और क्या नाम डिफ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन देनी है मैकेनिकल इंजरी से, मतलब घिसना, चोट लगना, कटना, ये सब, है ना, या फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हो, मेरे को प्रोटेक्शन रहे मेरी बाहर वाली लेयर, तो जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, मैंने बताया था बाहर टाइटली पैक्ड होंगे तो जर्म्स का प्रिवेंशन नहीं होगा, एंट्री जर्म्स की इन्हें प्रोबिट होगी, ये कहीं पे लिखा होगा, ऊपर लिखा था ना, ये रहा, वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम द स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म, है ना, ये हमने पढ़ा है। कहाँ कहाँ पे भैया, जैसे बाहर की स्किन पे कर सकते हो, माउथ पे कर सकते हो, ईसोफेगस जो तुम्हारा पाइप जा रहा है, फूड पाइप बोलते हैं ईसोफेगस को, वो कर सकते हो। सिक्रीशन, सिक्रीशन, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन, स्वेट, सलाइवा, देखो एंजाइम्स हो गया, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, हार्मोन हो गया, म्यूकस हो गया, इसके लिए सेल्स को बेटा या तो क्यूबॉइडल बनना पड़ता है या कॉल्यूमिनार बनना पड़ता है। अच्छा, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार में मैं तुम्हें डिफरेंस बताता है, लेट मी जस्ट डू गूगल, है ना। ये देख, ध्यान से देख, ये अलग अलग सेल टाइप है ना। एपिथेलियल ये सिंपल स्क्वायमस है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन होती है। सिंपल कोलुमिनार है, सिंपल कोलुमिनार मतलब सीधे सीधे खंबे से खड़े हैं, इनमें छोटे छोटे ऊपर बाल होते हैं, सीलिया बोल रहे हैं जिसको। कोलुमिनार में माइक्रोविली होते हैं, मतलब इससे भी छोटे बाल होते हैं, है ना। तो ये डायग्राम दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, मेरा मतलब है हर टिश्यू की अपनी अपनी शेप है, वो उनके अकॉर्डिंग ही काम कर पाता है। सिंपल ये रहा, ठीक है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमिनार, कॉलुमिनार में लंबे लंबे वाले होते हैं, है ना। और हम यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, हम इधर सिक्रीशन में हमने बोला कि मे बी क्यूबॉइडल है या कॉलुमिनार है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखे, क्यूबॉइडल ये रहा, है ना, और कॉल्यूमिनार ये रहा। तो सिक्रीशन में ये वाले टिश्यू मदद करते हैं, माने लंबे वाले टिश्यू, और जो क्यूबॉइडल शेप के है ऐसे वाले टिश्यू, है ना, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारे ज्यादातर सलाइवरी ग्लैंड्स में या फिर स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंसरी फंक्शन की बात करें तो देखो, स्मेल आना, है ना, टेस्ट करना किसी चीज को, साउंड सुनना, बैलेंस, ये सारी चीजें हमारे रिसेप्टर से रिलेटेड ज्यादा है, मैंने अभी बताया था, है ना। तो स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल हैविंग लाइक सीलिया, अगर हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर, तो वो भी कभी कभी हमारी बॉडी में एक सिग्नलिंग का काम कर देता है, उसको फिल्टर का भी काम करता है, सिग्नल का भी काम करता है, ठीक है, तो हमारे सेल्स को ऐसा बनना पड़ता है। ठीक, ये नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट होते हैं, नाक के अंदर, टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और कान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये भी सेफ्टी देते हैं हमें, ठीक है, हमारी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं भी, तो हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट ना कर रहा हो, लिटरली कोई ऐसा पार्ट नहीं है। इवन तुम अपने नेल्स को भी देखोगे ना, नेल्स भी तुम्हारा प्रोटेक्ट ही कर रहा है तुम्हें बाहर की चीजों से,
कोई तुम्हारी गंदगी वैसे ना, इसमें गंदगी भर जाएगी, बाद में काट लोगे वो तो दोबारा ग्रो हो जाएगा। ये भी एक सिंबल है ग्रोथ हार्मोन का, कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ढंग से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर एक्सेट्रा। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है भैया, सिंगल लेयर होती है, बड़ी बड़ी अभी जो कॉलुमिनार वाली देखी थी हमने, ठीक है, वैसे वाले टिश्यूज बनते हैं वहां पे, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। माइक्रोविली भी लिखा होगा कहीं, ये देखो, सिंपल कॉलुमिनार, ठीक, या फिर ये देखो एपिथेलियल टिश्यू। ये जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है सिंपल कॉलुमिनार ही है। सिंपल कॉलुमिनार इंटेस्टाइन में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये जितने लंबे लंबे टिश्यू होंगे उतना ही हमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगा, उतना ही तुम्हें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में उतना ही हेल्प होगा, ठीक है, इसलिए लंबा स्ट्रक्चर होता है, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। गॉट इट। नाउ व्हाट, हाउ आर वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड। हमने देखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू है, देखिए लंबे टिश्यूज हैं, ये भी लंबे टिश्यूज हैं, ये भी लंबे टिश्यूज हैं, तो भैया इनमें डिफरेंस क्या है। बेटा इनके शेप का डिफरेंस होता है, किसी में सिंगल न्यूक्लियस होता है, किसी में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई कम एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई सिलेंड्रिकल शेप का होता है, यहाँ से भी गोल यहाँ से भी गोल, कोई बिल्कुल बंधी हुई शेप का होता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री प्रिवेंट रहे, ठीक है, कोई फ्लैट होता है, कोई स्ट्रेच्ड होता है। तो वही अडेप्टेबिलिटी वाली बात जो ऊपर लाइन लिखी थी, कि हर टिश्यू अपने हिसाब से अडेप्ट करेगा, है ना। अब क्या है, हाउ आर वेरियस पार्ट कनेक्टेड, वो वाला है ना। हाँ, हाउ आर वेरियस पार्ट कनेक्टेड इन आवर बॉडी। देखो इसमें लिखा है, यू हैव रेड द you have read that blood connect different part of the body by transporting nutrient gas hormones etc. यहीं पे नहीं रुकना हमें, ऐसी बात नहीं है, ध्यान से समझो। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा ब्लड है वो कनेक्ट करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से। ट्रांसपोर्टेशन माने, मान लो मैंने कोई दवाई खाई, है ना, अब मेरी दवाई खाने के बाद असर हो रहा है, वो दवाई टूटी मेरे लीवर में, लीवर से मेरे खून में गई, ऐसा ही होता है, ये कोई मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, फार्मा है मेरे पास इसलिए मैं बता रहा हूँ। लीवर में हमारी दवाई टूटी, वो धीरे धीरे मेरे ब्लड स्ट्रीम में गई और ब्लड स्ट्रीम से जाते जाते उसका असर आया, है ना। तो लीवर से ब्लड में जाना, या ब्लड से कुछ कुछ दवाइयां होती है जो दोबारा इंटेस्टाइन उनको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, कुछ कुछ दवाइयां होती है जो पहले सीधा ब्रेन में जाती है उसके बाद तुम्हारी बॉडी में जाती है ना। कुछ कुछ होती है जो कि जिनका जितना इफेक्ट होता है उतना इफेक्ट करने के बाद वो तुम्हारी मसल्स में जमा हो जाती है, तुम्हारी बोन में जमा हो जाती है, ठीक है। तो इन सब, कुछ लीवर में जमा हो जाती है, तो इन सब के कहने का मतलब है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है, ब्लड ही तो कनेक्ट कर रहा है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, इन सब चीजों को कौन कनेक्ट कर रहा है, ब्लड। तो एक तरीके से एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ब्लड कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। यही कारण है कि ब्लड को भी हम कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक। और ब्लड अपने अंदर हीमोग्लोबिन होता है, सीधी सी बात सबको पता है, हीमोग्लोबिन का बेटा, डू आई हैव अ पेन, या आई डू। हीमोग्लोबिन का एक बाइकॉनकेव सा शेप होता है, जिसके माध्यम से उसकी जो शेप का लेटरल सरफेस एरिया है, जो शेप का सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। और ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और तुम्हारे कभी कभी क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, या मिनरल वगैरह तो नहीं बोल सकते तुम, बट न्यूट्रिएंट गैसेस और हॉर्मोन्स ये सब बोल सकते हो, ठीक है। इन सेम वे, ऐसे ही ब्लड की तरह ही बोन कनेक्ट करती है और सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो। इस लाइन का मतलब समझो, मेरी शरीर में, मेरे शरीर में बोन्स का काम क्या है। बोलोगे सर जी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, यही तो बोलोगे, एक नॉर्मल बच्चा यही सोच पाता है। बट थिंक ऑफ दिस वे कि हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं 206, 206 हड्डी को हमने डिवाइड कर रखा होगा दो सेक्शन में। एक सेक्शन को हम बोल दे रहे हैं अपेंडिकुलर, बुक एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, आई एम सेइंग अगेन, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, जिसको सुनना है वो सुन सकता है, जिसको नहीं सुनना वो वीडियो आगे कर दो। एक होता है अपेंडिकुलर, ठीक है, एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर में बेसिकली हम उन बोन्स की बात करते हैं जो बाहर बाहर की हड्डियां हैं, ये मेरी बाहर की हड्डी है, ये मेरी बाहर की हड्डी है, ये मेरी बाहर की हड्डी है सारी, ठीक है। जो हड्डियां सिर्फ मेरे को मूवमेंट में मदद कर रही है, जो मेरे को
मूवमेंट में मदद कर रही है वो क्या हो गया, वो मेरी अपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जो बाहर चलने फिरने में मदद करती है, सिर्फ मूवमेंट में मदद कर रही है, प्रोटेक्शन नहीं दे रही। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भैया, बाहर से किसी ने ऐसे हमें एकदम से मुक्का मारा तो ये हड्डी ने तो हमें प्रोटेक्शन दी ना, तो क्या प्रोटेक्शन नहीं दे रही? वो बात नहीं है, ये तुम्हें अल्टीमेटली मूवमेंट में प्रोटेक्शन दे रही है, बट प्रोटेक्शन हम रियल प्रोटेक्शन उसको बोलेंगे बेटा जो तुम्हारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम्हारे कोई हार्ट पे बहुत ज्यादा तेज एकदम पंच मार दे, तुम्हें पता है तुम्हारे रिब केज हैं, जो एक बीच वाली हड्डी से सारे रिब केज कनेक्टेड है, ठीक? तो तुम्हारे रिब केज को तुम्हारे मतलब तुम्हारी लंग्स प्रोटेक्ट कर रही, मतलब तुम्हारे लंग्स प्रोटेक्ट हो रही है, तुम्हारा हार्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, तुम्हारा गॉल ब्लैडर प्रोटेक्ट हो रहा है, तुम्हारे इंटेस्टाइन प्रोटेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीजें, इंटेस्टाइन से बोन का वो कोई नहीं है, बस एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल, ऊपर ऊपर तक रहना। तो ये सारी चीजें का कहने का मतलब ये है कि बोन में भी हमने दो तरीके से कैटेगराइज करा है, एक अपेंडिकुलर जो बाहर सिर्फ मूवमेंट में मदद करती है, एक होता है एक्सियल। एक्सियल माने जो अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हो, जैसे हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा पूरा स्कल, है ना, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी पसलियां, हमारे रिब्स, है ना, हमारे ब्रेन को, और प्लस हमारे बैक को, हमारा स्पाइन प्रोटेक्ट कर रहा है। भैया ब्रेन को क्यों? इफ यू डोंट नो, हमारी पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है पीछे वाले पार्ट तक पूरा, ठीक है, सेरिबलम बोलते हैं शायद छोटे वाले पीछे वाले पार्ट को ब्रेन के। तो पूरा ब्रेन कनेक्ट होता है पूरी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, तभी अगर किसी बंदे की रीढ़ की हड्डी में कभी चोट लग गई ना तो वो पूरा पैरालाइज हो जाता है, पागल हो जाता है फेस का। कभी कभी फेस ऐसे 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 जो अपने आप ही ब्लिंक ब्लिंक करता है ना, वो तुम्हारी नर्व्स होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक। A tissue that connects and supports other tissues called a connective tissue। कोई भी एक टिश्यू जो दूसरे टिश्यू को अपने आप से कनेक्ट करे और सपोर्ट करे उसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, सिंपल। एग्जांपल लेते रहेंगे, टेंशन नहीं है। अ, हाँ, बोथ ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ लिया कि बोन किस मैनर में कनेक्टिव टिश्यू है। बोन तो एक एक्चुअल मैनर में कनेक्टिव टिश्यू है कि भैया एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ रही है बोन, तो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से बॉडी को कनेक्ट कर रहा है तो उसको भी कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। दो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, दे डिफर इन कंपोजिशन, दोनों भले ही कनेक्टिव टिश्यू हो बट कंपोजिशन में बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में होता है तुम्हारा बहुत अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस। जैसे अगर हम एक सब्सटेंसेस की बात करें तो भैया हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और पूरे बॉडी की पूरी ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो तुम्हारी बॉडी में डायग्राम दे रखा होगा तुम्हारी बुक में, सॉरी थोड़ा सा रात का टाइम है ना, ये देखो डायग्राम। प्लाज्मा होता है 55% और दूसरे एलिमेंट होते हैं 45%। इसमें WBC, रेड RBC, प्लेटलेट्स, ये सब होता है। आऊंगा आऊंगा, टेंशन न लो, उन पे आऊंगा। तो कहने का मतलब है ब्लड में ज्यादातर फ्लूइड्स की कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन माने मात्रा, तो फ्लूइड की कंपोजिशन होती है ब्लड में। वेरएस जो बोन होती है वो बोन हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि हमारी हड्डी में बेटा कैल्शियम और फास्फोरस इन सब की कंपोजिशन होती है। कैल्शियम का और फास्फोरस का काम होता है किसी भी चीज को मजबूत करना, तो हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, इस वजह से ही हड्डी तुम्हारी मजबूत होती है, ठीक है। कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस, है ना, इस वजह से। The difference is due to the matrix which is मैट्रिक्स की वजह से डिफरेंस है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स कोई भी हम एक फ्लूइड को बोल दे रहे हैं जो कि वाटरी है, सॉफ्ट है और जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली टाइप का है, वो ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो हड्डियों में प्रेजेंट है वो हार्ड है बहुत ज्यादा, वो सॉलिड है और बहुत ज्यादा रिजिड है। जैसे पेड़ में भी पढ़ रहे थे ना, लेटरल मेरिस्टेम, वो गिरत मोटी करता है, ऐसे ही बोन में प्रेजेंट होता है हमारा कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, ये सब, ठीक है। एक्टिविटी 3.2, रिकॉल एवरीडे एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हें जो भी इस ये बोलेगा ना चार्ट कि तुम्हें क्या फील हो रहा है वो तुम्हें बताना है। इस एक्टिविटी का मतलब ये है, ठीक। देखो चलो देखते हैं हमें क्या फील हो रहा है भैया, चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो पहला, when you get a small cut on your skin, ऐसा मेरे स्किन पे कट लग गया तो तुम्हें सबसे पहला फील क्या होगा? red blood oozes out from the cut, a clot is formed after some time। मतलब पहले थोड़ा बहुत ब्लड आएगा इस कट से, पहले इस कट से थोड़ा बहुत ब्लड आएगा और वो खून अपने आप बंद बंद होना, मतलब अपने आप खून वो बंद हो जाएगा बहना।
ये जो बहना बंद हुआ, क्लॉटिंग बंद हुई, ठीक है, क्लॉटिंग माने बहना, तो जो ये क्लॉटिंग बंद हुआ ये किस वजह से हुआ हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में बेटा कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कि मान लो ये मेरे को एक कट लगा, है ना, और अब ये मेरे यहाँ खून बह रहा है, दिख भी रहा है या मैं ऐसे बनाया जा रहा हूँ? ये मेरे को कट लगा कोई भी, और ये मेरा खून बहे जा रहा है, ये बहे जा रहा है, ये बहे जा रहा है, ये बहे जा रहा है। तो मेरी बॉडी में एक नेचुरली फिब्रिन नाम का क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, आते साथ जाले छोड़ देता है। तो जो अब सेल इधर उधर भग रही थी ना, जहां से खून निकल रहा था, उन सबको चिपका लेगा ये। चिपका लिया, 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 अब सारी सेल एक जगह ट्रैप हो गई। अब सेल हिल नहीं सकती, तो अब खून जम गया। तो खून किस वजह से जमता है? फिब्रिन की वजह से। फिब्रिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसकी मदद से क्या होता है, सेल तुम्हारी एक जगह चिपक जाती है, इंटैक्ट रह जाती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट क्यों हुआ? ब्लड क्लॉट मेनली प्लेटलेट्स की वजह से हुआ, ठीक है, प्लेटलेट्स और क्लोटिंग प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। फिब्रिन ने मिलकर क्लॉट बनाया ताकि ज्यादा ब्लड ना निकले, सिंपल सीधी बात, वो जाले जाले छोड़ता है ताकि ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाए, ठीक। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू गेट अ स्किन इन्फेक्शन, ये लिखा है ना, व्हेन यू गेट अ स्किन, द एरिया टर्न्स रेड एंड परहैप्स स्लाइटली swollen, यू मे बी हैव अ फीवर। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले तुम्हें ना एक एल्ब्यूमिन के बारे में बताया था कि एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है जो कि फ्लूइड्स को रिटेन करता है। अगर वो फ्लूइड को रिटेन नहीं कर पाया, रिटेन माने अंदर रखना, अगर वो फ्लूइड को अंदर नहीं रख पाया तो सारे फ्लूइड बाहर आ जाते हैं और एक जगह हमें स्वोलन स्वोलन सा, सूजा सूजा सा लगता है, उसको ही बोलते हैं इन्फ्लामेशन होना, सूजन आना, है ना। तो अगर मेरे को स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो स्किन इन्फेक्शन से क्या होता है बेटा, अगर मेरे को बॉडी में स्किन इन्फेक्शन है, कट है, कुछ भी है, कोई भी चोट लगी है, तो सबसे पहली जो सेल्स होती है उस चोट के पास पहुंचेगी, वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन सी होती है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। व्हाइट ब्लड का सेल का काम ही यही होता है, प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करती है और बचाती है हमें, ठीक है। हमें इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करके बचाती है। तो जो सबसे पहली सेल हुई वहां व्हाइट ब्लड सेल चली गई। अब व्हाइट ब्लड सेल चली गई, वो अपना काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, बट ना एक टर्म होता है जो कि एनसीईआरटी में तुम्हारी मेंशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। क्या होता है? वैस्कुलर परमेबिलिटी। नाम पे मत जाओ, बहुत इजी है। वैस्कुलर परमेबिलिटी का मतलब है, जैसे मान लो ये मेरी उंगली है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं ना, अब मैं इसको सुबह तक पकड़े रखूं, तो ये मेरे को अपने आप ही सुबह जब मैं उठ के देखूंगा 5 बजे, बहुत मोटी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, इसके अंदर खून भरा होगा। तो वैस्कुलर परमेबिलिटी का मतलब है जब मेरा ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड फ्लो अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया मतलब यहाँ के, अभी जो ब्लड फ्लो होगा यहाँ बहुत ज्यादा होगा, और मैं इसे ऐसे पकड़ लूंगा, तो वो ज्यादा होने के कारण वो चाहेगा कि मैं पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पर ये मेरी उंगली उसे रोक के बैठी है, तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और मेरी उंगली मोटी दिखने लगेगी, है ना। तो इस वजह से ही स्लाइटली मेरे को थोड़ा सा स्वेलन दिखला दिखता है अपना हाथ, ठीक है, वैस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से। और कभी कभी क्या हो सकता है, अगर मेरे बॉडी में स्वेलिंग ज्यादा आ रही है, रेडनेस ज्यादा आ रही है, तो ये सीधा सीधा मेरी सेल्स की एनर्जी को खत्म कर देता है, ठीक है। और सेल्स की एनर्जी को खत्म कर देगा, अगर पूरी हमने पिछले पढ़ा था नेक्रोसिस, नेक्रोसिस माने सेल का एकदम से ही मर जाना, सेल की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन खत्म, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया खत्म तो सेल को एनर्जी देगा कौन? सेल को एनर्जी नहीं तो तुम्हारा शरीर, एनर्जी नहीं है, क्या करोगे? तो फीवर हो जाएगा, एनर्जी नहीं होगी तो, क्योंकि अब बैक्टीरिया वगैरह तुम्हारी बॉडी में घुस सकते हैं, कैपेबल है। व्हेन यू एक्सरसाइज और रन, यू ब्रीथ फास्टर, यू मे, योर फेस मे टर्न रेड। देखो, सिंपल सी बात है, मैं जितना काम करूंगा मेरी सेल्स को उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। मैं जितना कैलोरी बर्न करूंगा, मैं जितना ज्यादा भागूंगा, जो जितने ज्यादा जिम जिम में बंदे होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, जो अखाड़े के लोग होते हैं, उनकी डाइट, उनकी भूख बहुत ज्यादा होती है, उनका खाना बहुत ज्यादा खाते हैं वो, क्यों? क्योंकि वो उतना बर्न भी तो कर रहे हैं ना, उतनी कैलोरी बर्न भी कर रहे हैं, उतना फैट बर्न भी कर रहे हैं, आ, उतनी उनकी बॉडी को डिमांड है ना। ऐसे ही सेम तरीके से जब कोई भागता है तो उसकी मसल्स को जल्दी जल्दी डिमांड है ऑक्सीजन को इनहेल करने का, है ना। तो इस वजह से ही कभी कभी क्या होता है, जब ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती, तो फास्ट फास्ट करते हुए मेरा फेस रेडनेस से भरने लगता है, ठीक है। इसका एक कारण, तुम्हें ना एक रेड ब्लड सेल के बारे में मैंने एक चीज बताई थी, चलो इसके नेक्स्ट बता दूं, कोई बात नहीं। इसमें
और हाँ, वही वैस्कुलर परमेबिलिटी वाला सीन, अगर ऑक्सीजन तुम्हारा ज्यादा ज्यादा आ रहा है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो फिर से वैस्कुलर परमेबिलिटी होगी, मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से लाल लाल चेहरा दिखने लगता है, ये इसका कारण है। हो गया टेबल। टेबल में यही दे रखा है और कुछ नहीं है। रेड ब्लड सेल तुम्हारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ये पहला क्वेश्चन था कि कट लग गया अगर तुम्हारा, क्लॉटिंग फैक्टर यही वाला है ना। तो रेड ब्लड सेल तुम्हारी, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में। हीमोग्लोबिन में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन, आयन, रिच प्रोटीन सब होता है, ताकि वो ब्लड में जाए और हमारी बॉडी रेगुलेट कर पाए। आरबीसी लगभग लगभग 4 महीने तक जीती है। 4 महीने का मतलब लगभग 120 दिन होते हैं। जो बुक्स में आइडल टाइम मेंशन होता है आरबीसी की लाइफ स्पेन का, वो होता है 120 दिन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन फॉर यू, आरबीसी की लाइफ 120 दिन क्यों होती है? व्हाई नॉट 32 डेज? व्हाई नॉट 28 डेज? व्हाई इट इज 120 डेज? और वो रेगुलरली भी रिप्लेस हो रही है, मतलब वो मरती ही क्यों है? क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनिज नहीं होते बेटे। सॉरी। ना ही तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ना ही उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है, ना ही उसमें कोई एनर्जी वाली चीज प्रेजेंट है। तो आरबीसी अपने आप को रिपेयर कैसे करेगी? एक टाइम पे आने के बाद जब उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा तो मर जाएगी ना। तो एक टाइम पे आने के बाद का मतलब है इसका लाइफ स्पेन है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो अपना फंक्शन खत्म कर देती है और मर जाती है। और लगभग तुम्हें ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी, शॉकिंग टाइप चीज है तुम्हारे लिए सुन के, कि हमारी बोन मैरो, हड्डी के अंदर जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, हमारी बोन मैरो पर सेकंड के हिसाब से 20 से 30 लाख आरबीसी बनाती है। इतना रेड ब्लड सेल बना रही है, सोचो। ठीक है। प्लेटलेट हेल्प करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर में, है ना। जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहां पे रेड व्हाइट ब्लड सेल सबसे पहले जाती है, और प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट वो गड्ढे भरने का काम करती है, और जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो ब्लड को ट्रैप कर लेते हैं, ताकि अब वो फ्लूइड बाहर ना निकले और खून बहना बंद हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पड़ चुके हैं, फेस रेड हो जाता है। आरबीसी इन्फेक्टेड एरियाज पे काम करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, मतलब इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के अगेंस्ट पड़ चुके हैं। पस फॉर्मेशन होता है ना, कभी कभी किसी को पस पड़ जाता है, उसमें भी व्हाइट ब्लड सेल्स तुम्हारी मदद करती है। इन्फ्लामेशन में भी मदद करती है। और वेस्कुलर परमिलिटी हो गई तो भैया रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी पस भी फॉर्म हो सकता है उस इन्फेक्टेड एरिया पे। अगर ज्यादा मैं इसको दबा के रख लूँ ना, ऐसे 3 दिन तक अपनी उंगली को दबा के रखूँ, तो क्या पता यहाँ की उंगली की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, और ब्लड सप्लाई जब खत्म हो जाएगी तो ये एरिया नीला पड़ जाएगा। और जब कोई भी पर्टिकुलर एरिया नीला पड़ जाता है उसको बोलते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सप्लाई लॉस हो गया है, अब उधर और ज्यादा ब्लड नहीं आ रहा, उसका ब्लड सप्लाई लॉस हो गया है। ठीक है। ये ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। कोई खून को बहने नहीं दे रहा, कोई बैक्टीरिया से फाइट कर रहा है, और कोई किसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। कॉलर बोन। कॉलर बोन क्या होते हैं? मेरे कंधे के इधर, शोल्डर, अपना ऐसा कंधा लो, ये पकड़ने का ट्राई करो, ये वाला पार्ट। एम आई विजिबल? ये वाला पार्ट पकड़ने का ट्राई करो, इसको बोलते हैं बेटा कॉलर बोन। ठीक है। इसको शोल्डर ग्रिड भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। लॉन्ग बोन जो तुम्हारी थाइज होती है ना, घुटने से ऊपर, यहाँ तक ऊपर पूरा, जो सबसे लंबी हड्डी होती है बॉडी में, वो जांग की ही होती है, थाई की ही होती है। फीमर हो नाम होता है इसका, अगर किसी को नहीं पता। सबसे लॉन्ग बोन को क्या बोलते हैं? फीमर। लिखो, नोट्स में मेंशन करो, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? फीमर। ठीक है। ये नी कैप होता है बेटा, ये वाली बोन को क्या बोल रहे हैं? नी कैप। बट इन सब के नाम है, आपको तो ऊपर ऊपर से ये लोग बता रहे हैं, बट सबका पर्टिकुलर नाम होता है। लॉन्ग बोन का नाम होता है फीमर, नी कैप का नाम होता है पेटेला। क्या नाम होता है? पेटेला। थोड़ा सा नाम अजीब सा लगेगा, पटेला पटेला, पर नी कैप का नाम होता है पटेला, लॉन्ग बोन का नाम होता है फीमर। ठीक है। हमारी हड्डी है, कुछ बहुत हड्डी होती है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, वेट। ये देखो, ऊपर से लेके नीचे तक सारे स्केलेटन सिस्टम पढ़ के ऑलरेडी रखे हुए हैं। इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, यू कैन टेल मी, आई कैन मेक द वीडियो, राइट। अगला देख, थर्ड डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी बॉडी में तीन चीजें होती है। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, एक होता है कार्टिलेज। याद से, याद से। जो हड्डी को हड्डी से जोड़े वो लिगामेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? जो हड्डी को हड्डी से जोड़े वो लिगामेंट। जो मांस को, मसल्स को
है ना। मसल्स को हड्डी से जोड़े वो टेंडन। और जब अगर मेरी मसल्स हड्डी से जुड़ रही है तो ही तो मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ, या कि यानी कि मेरे जो टेंडेंस है मेरे को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। तो टेंडेंस मेरे को मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, और हड्डी भी मेरे को मूवमेंट में हेल्प कर रही है, क्योंकि हड्डी ही नहीं होती तो टेंडेंस किसको मूव करवाते। सिंपल। तो टेंडन जो मसल को बोन से जोड़े, लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़े, और कार्टिलेज का मतलब है अगर तुम अपना कान ऐसे लो, ये तुम फ्लेक्स कर पा रहे हो ना, ऐसे फ्लेक्सिबल है जो ये दिख रहा हूँ, जो ये ऐसे फ्लेक्सिबल कान को कर पा रहे हो, जो नाक को ऐसे फ्लेक्सिबल कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे नाक को दबा पा रहा हूँ, कान को दबा पा रहा हूँ, ये सब कुछ पॉसिबल किस चीज की वजह से है बेटा, ये सब कुछ पॉसिबल है तुम्हारे कार्टिलेज की वजह से, ठीक है। कार्टिलेज हमारे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमको, ओके। इतना आई होप आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, परफॉर्म दी एक्शंस इन टेबल 3.4। अब यहाँ भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो बोला ही गया ना, ये परफॉर्म करने को टेंडन लिगामेंट और वो वाली चीजें हैं। ये बोल रहे हैं टच योर एल्बो जेंटली। रुको, देख रहा हूँ ना, हाँ। टच योर एल्बो जेंटली करा, यहाँ जैसे ही मैंने टच करा मेरे को कुछ हार्ड हार्ड सा लगा, है ना। ये हार्ड सरफेस सा लगा और बहुत रिजिड स्ट्रक्चर था, मतलब बहुत ठोस ठोस सा लगा। तब ये किसी को अगर ऐसे एल्बो मारोगे ना तो उसका मुंह छिल जाएगा पूरा। तो ये हार्ड पार्ट होता है, यहाँ से कोई भी शॉक एब्जॉर्ब भी होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट भी होता है। इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर मैं अपने एल्बो को यूं मारूं, अगर मैं अपने एल्बो को यूं मारूं, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि ये किसी भी चीज को तोड़ दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिजिड और हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। ये मेरी एक बोन होती है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये बताया गया है। दूसरा, प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर और जेंटली प्रेस योर नोज एंड स्टॉप। जेंटली मैंने अपनी नोज प्रेस करी, ये अंदर की तरफ इन्वर्ट जा रही है यूं। अगर मैं अपना ईयर फोल्ड करता हूँ ऐसे, इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या बताना चाह रहा है, जो अभी मैंने तुम्हें बताया फ्लेक्सिबिलिटी, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कुशंस टाइप प्रोवाइड कर रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। कुशन दी एंड ऑफ बोन फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे थोड़ी सी ना नरम नरम, मतलब यहाँ पे नहीं ऑफ कोर्स, यहाँ पे थोड़ा सा नरम नरम सा भी लगता है तुम्हें, ये नरम नरम सा जो नीचे वाला पार्ट होता है, लगता है खा जाओ। ये क्यों बेटे कुशंस क्यों प्रोवाइड होते हैं, कुशंस प्रोवाइड होते हैं तुम्हारे शॉक एब्जॉर्ब के लिए, ताकि तुम्हारी बॉडी कोई भी तरीके की इंजरी को एब्जॉर्ब कर सके, शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। ये कार्टिलेज में आता है ये भी, ठीक। वो बोन था, ये कार्टिलेज है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे वो कार्टिलेज। टच योर फोर आर्म मसल एंड विगल योर फिंगर, मतलब अपने फोर आर्म, जो ये होता है पर्टिकुलर फोर आर्म, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। फोर आर्म किसको बोलते हैं, इस मसल्स को। तो अगर मैं इसको टच करूं और मैं फिंगर्स को अपने विगल करूं, मतलब मैं अपनी ऐसे उंगलियों को झटकाऊं झटकाऊं ऐसे हिलाऊं, तो तुम देख पा रहे हो कि बिना हड्डी मूव करे, बिना कुछ मूव करे, मेरा फोर आर्म और मेरी फिंगर कितनी दूर है, बट मैं फिर भी अगर फिंगर्स को ऐसे कर रहा हूँ तो फोर आर्म की मसल्स फील हो रही है। करके देखो, करके देखो, फोर आर्म्स की मसल फील हो रही है ऐसे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, फोर आर्म की मसल क्यों फील हो रही है, क्योंकि बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू की देन है, ये टेंडेंस की देन है। टेंडेंस मतलब जो मसल को हड्डियों से कनेक्ट कर रहा था, तो ये मेरी बोन्स है, ये मेरी मसल है। जब बोन और मसल का कनेक्शन है तो टेंडन की वजह से मूवमेंट फील हो पा रही है ना। इतनी फिंगर दूर है और ये इतना दूर है, तब भी हो पा रही है टेंडन और मसल की वजह से, ठीक है। तो कनेक्ट मसल टू बोन, थस ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। जब मसल और बोन्स कनेक्ट होती है तो एक मूवमेंट होती है, ठीक। सिट सिट ऑन अ चेयर, मूव योर लेग अपवर्ड्स, ऊपर ले जाओ, बैठो, मैं तो ऐसे कैमरे में नहीं कर सकता, बट बैठो, अपनी लेग ऊपर ले जाओ, और देखो कि तुम्हारे घुटने तुम्हारी टांगों को कहाँ तक अलाउ कर रहे हैं, पूरा एकदम ऊपर तक कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं, सर के ऊपर तो नहीं जा सकते, है ना। तो द जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट, ऑफ कोर्स, मतलब एक टाइम तक ही जा सकता है, ज्यादा ज्यादा मैं ऐसे घुटना ऊपर करके यहाँ तक भी ले आऊं, बट यहाँ तक थोड़ी ले आऊंगा। तो एक मोमेंट तक, एक लिमिट तक अलाउ करेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि कनेक्ट करता है बोन से बोन को, ठीक है, और प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, नी मेरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, बैलेंस, मैं घुटने पे खड़ा रहूं, एक मैं ऊपर से नीचे एक बार ऐसे स्क्वाट मारूं, है ना, तो लिमिट, स्टेबिलिटी, बैलेंस, मूवमेंट। और कोई प्रकार की डिसलोकेशन ना हो जाए। डिसलोकेशन माने बोन जो है, हड्डी जो है, अपने जॉइंट से हट के दूसरी जॉइंट में ना चली जाए। तुमने देखा कभी कभी जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी खेल रहे एकदम से उनका कंधा ही उतर जाता है यूं, कंधा, तो ऐसे कोई आता है और यूं खिसका देता है और वो दोबारा रिलैक्स, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। मतलब बोन अपनी जॉइंट से खिसक जाती है कभी कभी कोई प्रेशर की वजह से, वो तुरंत सही हो सकती है, ठीक है।
तो ये जो नी ऊपर से लेके नीचे जा रहा है लिगामेंट की वजह से हो पा रहा है हमारा, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। और बोन हार्ड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, टेंडेंस में होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस वजह से मैं एक लिमिट तक ही जा पाऊंगा, उसके पार नहीं, ठीक है। बोन्स हैव अ रिजिड मैट्रिक्स, एक मिनट, हाँ, बोन्स हैव अ रिजिड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस, मैंने बता दिया था बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। कंपाउंड्स गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, तो भैया उनकी वजह से जो कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है वो तो हार्ड बनाएगा बोन को, सीधी बात। तो हार्ड बनाने की वजह से स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मतलब टाइटनेस प्रोवाइड होती है। In contrast, cartilage has a soft jelly-like matrix and provide flexibility and cushioning. Cartilage क्या है? कार्टिलेज मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है और शॉक एब्जॉर्ब होने से भी बचा रहा है। मतलब दोनों में एक डिफरेंस है थिन लाइन का, एक हार्ड और रिजिड है, एक सख्त है मूव नहीं कर सकता, एक फ्लेक्सिबल है, कुशन प्रोवाइड कर रहा है, शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा है, ठीक है। अनदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और बोन तो कनेक्टिव टिश्यू है, साथ में टेंडेंस और लिगामेंट भी है बेटा। ये जो फोर आर्म वाला एग्जांपल था ना, ये करो उंगली यहाँ पे पर यहाँ क्यों फील हो रहा है, ये टेंडेंस की वजह से होता है। और नी में पूरा ऊपर उठा के ले जाऊं, एक लिमिट तक ले जा सकता हूँ, उसके बाद क्यों नहीं, वो लिगामेंट की वजह से। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे भी लिखा है टेंडेंस कनेक्ट मसल टू बोन, है ना, हड्डी को मसल से जोड़ रहा है या मसल को हड्डी से जोड़ रहा है, एक ही बात है। और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से और प्रिवेंट करता है एक्सेसिव मूवमेंट। मतलब लिगामेंट का क्या काम है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, ठीक। वैसे अगर इफ यू डोंट नो, ये जो बाइसेप की हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक। पूरी बोन्स के नाम है, इफ यू वांट आई कैन तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ठीक। देन can we control the movement in our body? Yes, we do can control the movement in our body. इस पैराग्राफ का एक सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये पेन है, मैं चाहता हूँ मैं इसको उठाऊं, मैंने ऐसे उठा लिया। मैं चाहता हूँ मैं अपने दिल की धड़कन रोक दूं, क्या मैं अपने दिल की धड़कन रोक सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? क्या मैं अपने अंदर की एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अपना डाइजेशन, अपना लंग्स में जो चल रहा है, बार बार गैस आ रही है जा रही है, उन्हें रोक सकता हूँ? नहीं। मतलब मेरी बॉडी में दो टाइप की मूवमेंट है, एक जिन पे मेरा कंट्रोल है, जिनको मैं काबू कर सकता हूँ, उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। जिन पे मेरा कंट्रोल है, जिन पे मेरे कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल है, मैं इसको उठा सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, मैं हरकतें कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, ये मेरी वॉलेंट्री कंट्रोल है। बट इनवॉलेंट्री जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, वो पूरी बॉडी के अंदर ही होगा ना सब, जिन पे कंट्रोल नहीं है, सिंपल। ऐसे ही देखो, some movements are under conscious control such as running, writing and lifting object, ये तो हम कर सकते हैं, ये वॉलेंट्री में आ गया है ना। ये स्केलेटन मसल्स की वजह से होता है, मतलब टेंडेंस और लिगामेंट की मदद से हो रहा है ना। स्केलेटन मसल का मतलब ये है इधर, which are attached to the skeleton, है ना। they made up of bundle of, अच्छा अब यहाँ पे skeleton system का जो वो है ना शेप, उसको डिस्क्राइब करने का ट्राई कर रहे हैं ये लोग। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें स्केलेटन मसल ना, कहीं तुम बोलो भैया स्केलेटन मसल का डायग्राम तो दिखा नहीं रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, समझ में कुछ आता नहीं है आपका पढ़ाया हुआ। स्केलेटन मसल डायग्राम, है रिलैक्सेंट क्यों हो गया, तो मेरे से वाइवा में पूछा गया था। ये देख, स्केलेटन मसल का डायग्राम क्या है, स्केलेटन मसल ये रही, ठीक। स्केलेटन मसल का कुछ डायग्राम बेटा ऐसा है। अब देखो क्या ये बातों से मैच कर रहा है। They are made up of bundle of long cylindrical cell, bundle of long cylindrical cells है। yes, bundle of long cylindrical cells है पहला। दूसरा, दूसरा तो लिखा ही नहीं है लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कॉल्ड मसल फाइबर, मतलब इनको मसल फाइबर बोलते हैं, अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक। विच आर अनब्रांच मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब छोटे 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 बिंदु दिख रहे हैं, इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इधर बहुत सारे बिंदु है, यानी कि मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है। अनब्रांच मल्टी न्यूक्लियस एंड स्ट्रेटेड शोइंग लाइट एंड डार्क बैंड, ये जो कभी कहीं कहीं तुम्हें थोड़ा सा लाइट कलर दिख रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है, इनको बोलते हैं बैंड्स। तो मतलब ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करा जा रहा है बस, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्या डिफाइन करा जा रहा है कि ये तुम्हारे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच है ना।
और बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और ये स्ट्रेटेड है। स्ट्रेटेड का मतलब क्या है? स्ट्रेटेड का मतलब ये रेड लाइंस स्ट्रेटेड है ऐसे, ठीक है। तो इसको डिफाइन करा गया है स्ट्रक्चर को, अगर तुम चाहो तो पॉइंट को लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। ओके, देयर इज नो इशू विद दैट। इतना आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है। देखो, आर देयर इनवॉलेंटरी मूवमेंट इन द बॉडी? क्या बॉडी में इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है? इनवॉलेंटरी मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल होती है। मैनी बॉडी मूवमेंट अकर ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। अभी जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो रही है, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट जो बीट हो रहा है उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन सबको बोलते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट। कौन कौन सी मूवमेंट के लिए कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है? अगर मैं अपना डोला ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूँ, है ना, जो कि है नहीं पर फ्लेक्स कर रहा हूँ अगर मैं चैप्टर के लिए, तो वो मेरे स्केलेटन मसल रिस्पॉन्सिबल होती है उस चीज के लिए। स्केलेटन मसल यही है, ठीक है, यही स्केलेटन मसल है जो अभी पढ़ा। स्मूथ मसल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्मूथ मसल मान लो ये ज्यादातर म्यूकोसल सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, उधर नहीं लिखा, उधर मत देखो। म्यूकोसल सरफेसेस माने मेरे लंग्स पे, मेरे किडनी पे, मेरे लीवर पे, बड़ी बड़ी परत, बड़ी बड़ी जहाँ पे परत होंगी वहां पे स्मूथ मसल होगा, स्मूथ। इंटेस्टाइन पे भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल का अलग स्ट्रक्चर होगा, उसमें देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियस है नहीं है, वो फ्लैट है कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन अलग होगा। कार्डियक मसल, कार्डियक माने दिल, कहीं भी कार्डियक आ जाए वो दिल से रिलेटेड बात है। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होगी? सिर्फ दिल में ही होगी। कार्डियक क्या पैर में हो सकती है? नहीं। तो कार्डियक मसल तुम्हारी दिल में प्रेजेंट होती है। दिल में प्रेजेंट होने के कारण ये एक ऐसी मसल है जो कि एक लौती मसल है, जो कि सिर्फ दिल में ही प्रेजेंट होती है और कहीं प्रेजेंट हो भी नहीं सकती, ठीक है। स्मूथ मसल का हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। कार्डियक मसल का देखो, आर ओनली फाउंड इन हार्ट, देयर फाइबर आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच विद अ सिंगल न्यूक्लियर। तुम्हें दिखाई देता हो ना? डिफरेंट। ये देखो, टाइप ऑफ हिस्टोलॉजी सब कुछ है, ठीक है। अच्छा सा डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम। बा 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 बा, बा ये रहा। स्केलेटन मसल जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल और न्यूक्लियस हो इसमें। कार्डियक मसल, बेटा कार्डियक मसल में देख सकते हो एक ही न्यूक्लियस टाइप है। अगर इनके बारे में कुछ लिखा है तो इट विल बी मोर ग्रेट। देखो, स्मूथ मसल के बारे में रहा, कार्डियक के बारे में स्ट्रेटेड है, ब्रांच्ड है, मैनी पर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होता जैसे हार्ट में प्रेजेंट होती है। स्केलेटन जो तुम्हारे बोन में, बोन से अटैच होती है, ये वाली मसल है ना, वॉलेंट्री होती है ये, ठीक। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर, इसके डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं। स्ट्रेटेड होती है माने स्ट्रांग होती है, चिपकी हुई होती है। स्मूथ अनस्ट्रेटेड होती है। स्मूथ का और कहीं भी है क्या जिक्र? हाँ ठीक है। तो आई थिंक तुम देख के बता सकते हो किसी में बहुत ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर प्रेजेंट है, वो इसमें भी लिखा होगा, बट अभी तक हमने पढ़ा कहाँ है। देखो, कार्डियक मसल वर्क टायरलेसली रिदमिकली इनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट विदाउट द फैटिग। मतलब ये थकने नहीं देता दिल को, ये मसल काम करती रहती है 24/7, 24 घंटे मसल काम करती रहती है। और इतना मसल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया अगर ये इतना ज्यादा काम करती है तो ये मसल रेस्ट कब लेती है? बेटा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, कभी पढ़ना। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि 6 स्टेप्स होते हैं जिनके बेसिस पे, जिस प्रिंसिपल के बेस पे दिल काम करता है। 1 पॉइंट सेकंड का रेस्ट होता है हार्ट को, दोबारा वो फिल कर देता है ब्लड को हार्ट से, दोबारा फिल करता है, दोबारा रेस्ट, दोबारा फिल करता है, दोबारा रेस्ट। तो एक 6 सेकंड की साइकिल होती है, ठीक है, 6 से 8 सेकंड की साइकिल होती है। इस पूरे 6 से 8 सेकंड में दिखाया गया है कि दिल हमारा कैसे काम करता है। यूट्यूब पे जाओ, लिखो कार्डियक साइकिल, मैं यहाँ डालूंगा, तुम्हें भी कॉपीराइट आ जाए तो डालना कार्डियक साइकिल, ठीक। हाउ डज द बॉडी सेंस कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्स? हमारी बॉडी कैसे कम्युनिकेट करती है, कैसे रिस्पॉन्स करती है, ये जानना है हमें। देखो, हैव यू नोटिस हाउ क्विकली यू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग सो हॉट? अगर मैं गाने सुन रहा हूँ मस्त, ओरे पिया, यहाँ पानी का गरम गरम वो था, एकदम गरम गरम कप है कॉफी का, ओरे पिया, ऐसे हो गया एकदम से मेरा, है ना। तो ये क्यों हो गया एकदम से, ऐसा क्यों है?
क्योंकि these actions are controlled by nervous tissue। ये जो एकदम से सडनली जर्क हुआ मेरा ऐसा, ये नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है। ये मेरा कॉन्शियस माइंड नहीं था, ये मेरे अनकॉन्शियस माइंड ने एक वॉलेंटरी रिस्पॉन्स दिया ऐसे एकदम से, ठीक है। मतलब मेरे को भी नहीं पता लगा, एकदम से इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन हमारा सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, बट जो ब्रेन में से सिग्नल यहाँ तक ट्रांसमिट हो रहे हैं वो भी तो किसी चीज की मदद से ही हो रहे होंगे ना। वो मदद से होते हैं बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन की मदद से एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। अगर मैं कहता हूँ ये पेन उठाया, ये मैंने पेन उठाया न्यूरॉन की मदद से, मेरी बॉडी ने पहले ही सिग्नल दे दिया कि निखिल तेरे को अभी इतने बच्चों के सामने, दो बच्चों के सामने पेन यहाँ से यहाँ करना है। तो क्यों दिया? क्योंकि मेरी बॉडी चाहती है कि जो मेरा न्यूरॉन है वो ये काम कर रहा है। मैं एक एक पार्ट करके एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन ना लो, बट जो यहाँ लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। यहाँ था है ना, बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल फंक्शन इंडिपेंडेंटली, अलग अलग तरीके से दोनों काम करते हैं। अभी हमने देखा वॉलेंट्री कौन सी मूवमेंट थी, हमने देखा इनवॉलेंट्री कौन सी थी। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट की रिदम, किडनी फिल्टर करना, ये सब जो इंटरनल ऑर्गन्स की बातें हैं। दे रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करा जाता है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल देगा हार्ट को टू बीट फास्टर, मतलब जल्दी 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 धड़क, ताकि जो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो, ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल हो सके, है ना। ऐसे ही द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू कॉल्ड न्यूरॉन, सबसे छोटी यूनिट भी बोलते हैं इसको, वाइवा में हमसे पूछा जाता है अक्सर कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट्स कौन सी है ना। ये नर्वस टिश्यू के सेल्स का नाम क्या है? वो है न्यूरॉन। इसकी मदद से ही एक सेल मतलब एक सिग्नल ट्रांसमिट हो पाता है, सिग्नल रिसीव हुआ, अब सिग्नल प्रोसेस हुआ और काम हो गया। देखो ये पेन मेरी तरफ आया, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं हट गया। ये मैं हटा क्योंकि मेरे को मेरी बॉडी से सिग्नल रिसीव हुआ कि कोई खतरा है, ठीक। तो ये रिसीव हुआ, मतलब मैंने सोचा, पहले पहले सोचा 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 सोचा, तो एकदम से मैं हटा। यानी कि पहले सिग्नल रिसीव हो रहा है, फिर मेरे दिमाग में प्रोसेस चल रहा है कि मेरे को इधर जाना है, इधर जाना है, ऊपर जाना है, नीचे। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या बोल सकते हैं हम? रिसीव, फिर इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट मतलब प्रोसेस, तो रिसीव, प्रोसेस, और एकदम से वो चीज चली गई। तो ऐसे ही इसी सेम तरीके से हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो सिग्नल को पहले रिसीव करते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, दिखा क्या, यही बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। देखो जो ये देख रहे हो तुम, सेल बॉडी, यहाँ लिखा होगा कहीं, ये रहा सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या काम कर रहा है बेटा? यहाँ न्यूक्लियस होता है मेन बीच में, ये देख सकते हो तुम, सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे बीच में मेन न्यूक्लियस है, यही न्यूरॉन को पूरे को कंट्रोल करता है, कौन सा सिग्नल कैसे करना है, क्या करना है, सबको मैसेज यही दे रहा है, ठीक है। और ये एक्सॉन है जो इतनी लंबी पूंछ सी है ना, ये सेल बॉडी तक लेके आती है सिग्नल, ठीक। ये इतनी लंबी पूंछ सेल बॉडी तक लेके आती है। और अगर इतनी लंबी पूंछ ये सेल बॉडी तक लेके जा रही है तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इसमें एक लेबलिंग मिस है तुम्हारी नाइन्थ के हिसाब से, ठीक है, बट मिस है इसमें एक लेबलिंग, जिसको माइलिन शीट भी बोलते हैं। माइलिन शीट इधर ही कहीं होती है, जो कि क्या काम करती है, प्रोटीन की एक कोट होती है। कभी कभी तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं होती ना, तो वो कोटिंग थोड़ी सी टूटने लगती है, तो वो कोटिंग टूटने की वजह से तुम थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हो, तुम थोड़ा सा चकराने से लगते हो, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज एक्ट करते हो। वो इसलिए क्योंकि माइलिन शीट की कवरिंग टूट रही है। वो कवरिंग कब दोबारा बनेगी? जब तुम्हारे अच्छा खाना खाओगे, जंक नहीं खाओगे, तो अच्छी माइलिन शीट बनेगी, जिससे सिग्नल जनरेशन या सिग्नल रिसीव या सिग्नल ट्रांसमिट करने में और हेल्प मिलती है हमें, ठीक। हाँ, तो यही है कि डेंड्राइट्स थे ये सिग्नल रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। एक्सॉन है लंबी जो फाइबर है पूरी, ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा रही है, और एक्सॉन टर्मिनल अगले वाले उसको पहुंचा रहा है मैसेज, है ना, सिंपल। फिर आ जाता है मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम। कार्टिलेज पढ़ चुके हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बोन पढ़ चुके हैं, हार्ड होती है, रिजिड होती है, मसल्स पढ़ चुके हैं क्या होती है, एपिथेलियल, ये वो टिश्यूज इतने सारे इसमें पढ़े। टेंडन पढ़ चुके हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, हमने जॉइंट नहीं पढ़ा, है ना, याद रखना जॉइंट नहीं पढ़ा। पूरे ह्यूमन बॉडी को मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम हमारा किस किस से बना है? बोन से बना है, मसल से बना है, जॉइंट से बना है, कार्टिलेज से बना है, टेंडन से बना है, लिगामेंट से बना है।
बोन, मसल, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, सारी चीजों से तो बना है, ठीक है। तो क्या क्या कौन कौन क्या क्या किस चीज में हेल्प करता है? बोन्स हमारी रिजिडिटी, हार्डनेस, मूवमेंट में मदद कर रही है एक हद तक, एक एक्सटेंट तक, है ना। स्ट्रेंथनिंग में मदद कर रही है। मसल्स हमारे को इनेबल करती है मूवमेंट, बोन से जॉइंट हो गया, टेंडन से जॉइंट हो गया। जॉइंट्स, जॉइंट्स असल काम करते हैं, मेरे को 360 डिग्री का मूवमेंट भी प्रोवाइड कर पाते हैं। जॉइंट के बिना मूवमेंट ही नहीं होती, पहली बात। जॉइंट यही तो चीज है कि दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन कौन क्रिएट कर रहा है? जॉइंट। अगर ये जॉइंट ही ना हो तो मेरे हाथ तो मूव ही नहीं करेंगे, तो असली जो मूवमेंट इनेबल करवाता है वो जॉइंट करवाता है ना। खुद सोच के देखो ना, घुटने का बीच का हिस्सा ही नहीं है तो नीचे का पैर और ऊपर की थाई हिलाओगे कैसे? क्या बीच में क्या है? बीच में तो कुछ चाहिए ना, तो बीच में जॉइंट होता है ना। कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। टेंडेंट भी मूवमेंट मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लिगामेंट एक हद तक ऊपर जाने में मदद करते हैं और मांस को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सिस्टम हमें हेल्प करता है खड़े रहने में, बैठने में, पोस्चर मेंटेन करने में, अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में। हड्डियां जो है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लीवर, लंग्स, किडनी, इन सब को प्रोटेक्ट कर रही है। तुम्हारे को एकदम से मुक्का मार दे आके तो तुम्हारी हड्डी ही तो है जो तुम्हें बाहर से एक प्रोटेक्शन, एक बैरियर प्रोवाइड कर रही है ना। फ्लेक्सिबल बैंड कॉल्ड टेंडेंस पढ़ चुके हैं, जो मसल को बोन से जोड़ता है ना। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेंडन ट्रांसमिट दिस फोर्स टू द बोन। मसल जैसी कॉन्ट्रैक्ट करी तो ये जो फोर्स जा रहा है हड्डी पे जाता है। करके देखो, ऐसे टाइट करो तो तुम्हें हड्डी पे भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर फील होगा। वो इसलिए फील होता है ताकि ये सिग्नल ट्रांसमिट हो सके और जॉइंट हमारा ढंग से प्रॉपरली काम कर पाए। मतलब पूरा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम हमारा एक दूसरी चीजों से कनेक्ट है, इसलिए कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, कोऑर्डिनेशन है इनमें, ठीक है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी में इतना सारा मसल है, इतना सारा मांस है, इतनी सारी हड्डियां हैं, तो मसल मास को हटा दो, हड्डी हड्डी का कितना वजन है? जो एक एवरेज साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन निकाली है वो निकाली है 12 से 15%, तुम्हारे बॉडी के वजन के हिसाब से 12 से 15% हड्डियों का वजन होता है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मतलब पहले एक जनरल बात बता देता हूँ कि हड्डियों का वजन जरूरी नहीं है हर बॉडी में सेम हो। छोटे बच्चे की हड्डी इतनी सी इतना सा है, वो छोटे बच्चे की हड्डी अभी 206 नहीं होंगी, 306 होंगी। हाँ, शॉकिंग है, है ना सुनने में। बट छोटे बच्चों की हड्डी ज्यादा होती है, मालिश करते करते जब वो हड्डी जुड़ती रहती है तो बड़े होते होते 206 होती है, पर पहले बच्चे के शरीर में 306 से भी हड्डी ज्यादा होती है। एक सांप है, सांप की बॉडी में 600 से भी ज्यादा हड्डी होती है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर इफ यू डिमांड पर्टिकुलर वीडियो ऑन स्केलेटन सिस्टम आई कैन मेक, ठीक है। तो 12 से तो ये चीज अलग अलग डिपेंड करेगी, एज पे डिपेंड करेगी। बूढ़े बंदों की हड्डी थोड़ी सी वीक हो चुकी है, उनका वेट थोड़ा सा कम हो चुका है, फ्रैक्चर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं। एज पे डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा, बॉडी की कंपोजिशन, क्या शरीर की हालत है, क्या क्या शरीर में है, उन सब पे। बट एक अप्रोक्सीमेटली फिगर लिया है कि 12 से 15% वजन होता है हड्डी को। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा 70 किलो वजन है, 70 kgs, राइट। तो 70 kg के हिसाब से बोन का अगर 12 से 15% है, और मसल इन्होंने बोला है कि 40 से 50% होती है। देखो, बोला है कि एक वजन नापने वाली मशीन पे खड़े हो जा फटाफट चुपचाप से, और कुछ ऑनलाइन रेफरेंसेस को यूज करके या एक रैंडम कैलकुलेशन को यूज करके इन्होंने ये पता लगाया है कि 40 से 50% मसल होती है मेल बॉडी में, 30 से 40% फीमेल बॉडी में मसल्स होती है, ठीक है। तो जो भी कोई ऐसा बोलता है कि फीमेल वीक है, ये है, तेरे में तो ये नहीं है, तो भैया वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये बायोलॉजिकली ही, मतलब बायोलॉजिकली ही ये चीजें दी गई हैं शरीर में कि 30 से 40% मसल होंगी फीमेल्स में प्रेजेंट, है ना। और 12 से 15% हमारा सब सारे एडल्ट्स में बोन का वेट इतना ही है, ठीक। अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारे टोटल बॉडी वेट को हमारे बोन परसेंट से, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे टोटल बॉडी वेट 70 है और बोन परसेंटेज 12 से 15, है ना। और मसल परसेंटेज को मैं एक एस्टिमेट निकालूं ऐसे ही, तो मेरा जो लगभग लगभग आएगा, वो मेरा मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है गाइस। मेरा 9 kgs हड्डियों का वजन है, मतलब 9 या 10 किलो मेरी हड्डी हड्डी का ही वजन है, ठीक। अपना अपना निकाल के देखना है चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि रिकॉर्ड करो अपना मसल वेट, रिकॉर्ड करो बॉडी वेट, रिकॉर्ड करो, कंपेयर करो उनको दूसरे बॉडी वेट के साथ, और अपने फाइंड के साथ, मतलब अपने क्लासमेट के साथ इस चीज को डिस्कस करो कि किस बॉडी में कितना है, क्योंकि ये हर बॉडी में अलग होता है ना। एक डिफरेंट टाइप की मूवमेंट का चार्ट है। क्या तुम एल्बो को कंप्लीटली रोटेट कर पाते हो पीछे से ऊपर तक? पूरा नहीं।
पार्शियल रोटेशन कर पाते हो, मतलब आधा रोटेट कर पाते हो एल्बो को? थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, पर पूरा आधा तो नहीं कर सकते कि मैं इतना ही ले जाऊं ऐसा कुछ करके। बेंड कर पा रहे हो, हाँ, यहाँ से यहाँ बेंड कर पा रहा हूँ। तो जिन चीजों को बेंड कर पाते हो उन जॉइंट्स को बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। इसको मैं बेंड कर पा रहा हूँ। मैं अगर, मतलब ऐसा तो क्या दिखाऊं मैं तुम्हें, बट अगर मैं पीछे होके मेरा ऐसा पैर ऊपर से नीचे कर पा रहा हूँ, तो ये भी मैं क्यों कर पा रहा हूँ? हिंज जॉइंट की वजह से। तो जहां मैं सारी डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूँ, मतलब सारी भी नहीं, बट जहां मैं एक नॉर्मल मूवमेंट कर पा रहा हूँ बेटा, ओनली बेंड, सिर्फ बेंड। मैं अपने घुटने को और थाई को यहाँ से यूं कर पा रहा था अभी, अब मैं अपने एल्बो को और हाथ को भी ऐसे से ऐसे कर पा रहा हूँ, तो ये हो पा रहा है हिंज जॉइंट की वजह से। ठीक है, इतना क्लियर? देन अगर हम शोल्डर की बात करें, तो शोल्डर को मैं ज्यादातर कंप्लीट रोटेशन कर सकता हूँ क्या शोल्डर को? नहीं। कंप्लीट रोटेशन मतलब हाँ, कंप्लीट रोटेशन कर ही सकते हैं ना यार। शोल्डर को तो पूरा कंप्लीट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल रोटेशन कर सकता हूँ, हाँ, जब कंप्लीट कर सकता हूँ तो पार्शियल, यानी कि यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी यस। बेंड कर सकता हूँ, हाँ, बेंड भी कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे भी यस। मतलब सारी डायरेक्शन में फोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिन चीजों को मैं सारी डायरेक्शन में फोल्ड कर पाऊं, जिन मसल्स को, जिन हाथ को मैं, मतलब हाथ को तो खैर एक ही हिंज जॉइंट है, बट जहां मैं सारी डायरेक्शन में मूव कर पाऊं 360, बेटा उन जॉइंट का नाम होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने ये कैसे याद करा था? मैंने बॉल को याद करा था मेरी आंखों के कंचे, और मेरी आंखों के कंचे इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो पूरा इधर, पूरा इधर, पूरा इधर, पूरा इधर, मैं इधर उधर देख पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने याद करा था कि जो हर चीज डायरेक्शन में मूव कर है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जो हर मूवमेंट में कर पाए, हिंज जॉइंट जो सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवमेंट कर पाए, बैंड वाली, ठीक। और मतलब ये तो यार तुम्हें खुद करना चाहिए आई थिंक, कि नेक कहाँ से कहाँ तक मूव हो पा रही है, नहीं, ये तो तुम जब करके देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो मैं लिखता भी चला जाऊंगा तो क्या फायदा, इसमें तो मेरा ही फायदा, तुम्हारा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक। तो आई थिंक ये तुम पे मैं छोड़ता हूँ, ये तुम्हें खुद फिल करके एक बार कमेंट में बताना है, बहुत इजी, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, लोड मत लो। अपना नी चेक करो कहाँ से कंप्लीट रोटेशन हो पा रहा है, नी का नहीं हो पाता। नेक का हो पाता, पीछे देख लोगे क्या अपने गर्दन के, मंजली का हो तुम, नहीं। फिंगर नहीं, पूरा तो नहीं कर पाओगे। टोज नहीं, रिस्ट पूरा नहीं कर पाओगे, तो सिंपल है ना, लिखते चले जाओ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू मे हैव नोटिस दैट सम पार्ट ऑफ द आवर बॉडी कैन मूव इजीली। कुछ कुछ इजीली पूरे भी सारे डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, कंधे की तरह, जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कुछ सिर्फ मूव कर पाते एक सिंगल डायरेक्शन में, जिसको हिंज जॉइंट बोल रहे थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स की वजह से होता है बेटा, ठीक है। ये जॉइंट ही है जो दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होकर फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये जॉइंट की वजह से होता है, ठीक। इसमें बोला है जॉइंट तो मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जी समझ में आ गया, ठीक है। बट हड्डी थोड़ी मूव कर सकती है, तो एक्चुअली बोन कैसे मूव हो रही है? ये हो रही है जॉइंट की वजह से, ये बीच में एक चीज है, ये ही मूव करवा रही है मेरी हड्डियों को, क्योंकि हड्डी खुद से थोड़ी मूव कर देगी, हड्डी तो टाइट होती है, खुद से मूव कैसे कर जाएगी? अपना सर अपने आप घुमाना, घूमेगा ही नहीं। जब तक ये नेक वाला जो चीज है, जब तक मेरी नेक में जो जॉइंट है, जब तक मैं इसको ऐसे ऐसे ना करूं, ऐसे ऐसे ना करूँ, तो मेरी हड्डी का खुद घूम जाएगी? नहीं। तो जो है मैं नेक को ऐसे रोटेशन कर पा रहा हूँ ना, एक ही पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब एक यू मूव कर पा रहे हैं नेक को, तो उसको बोलते हैं पाइवॉट जॉइंट। क्या बोलते हैं? पाइवॉट जॉइंट, ठीक। देखो, इसमें है सारे टेंशन वाले। देख, नेक में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लिखा है पाइवॉट जॉइंट नेक में प्रेजेंट है, ठीक। फिर क्या लिखा है? फिक्स्ड जॉइंट होता है एक, फिक्स जॉइंट जो मूव ही ना हो पाए, जैसे तुम्हारा खोपड़ा मूव ही नहीं हो पाएगा, पर तुम्हारा जो स्पाइन है, स्पाइन का इधर ये मूव हो पाएगा, तो ये जो मूव हो पा रहा है ये है पाइवॉट जॉइंट। जो बेंड हो जाए वो हिंज जॉइंट, जो पूरा डायरेक्शन में मूव हो जाए वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इस पूरे को पढ़ने से अच्छा, बहुत इसमें वैसा दे रखा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिक्स जॉइंट मतलब जैसे एक स्कल है, स्कल हार्ड पार्ट है, वो मूव नहीं होगा, ठीक है। बट वो ब्रेन, आई, ईयर इन सबको प्रोटेक्ट करता है, वो मूव नहीं होता, एक जगह ठोस रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट, क्योंकि वो मूव नहीं हो सकता। पाइवट जॉइंट, नाउ ट्राई योर हेड नो, ट्राई शेकिंग योर हेड नो। ऐसा मैंने करा, क्या मेरा पूरा पीछे पीछे तक जा रहा है? योर हैंड एट बैक ऑफ योर नेक एंड फील द जेंटल मूवमेंट। अपने हाथ को अपने गुद्दी पे रखो और ऐसे 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 करो, तो तुम देख पा रहोगे जो तुम ये मूवमेंट फील कर रहे हो ना बेटा,
इसमें लिखा है कि हाउ डज द नेक मूव सो फ्रीली, ये इतना फ्रीली नेक मूव कैसे हो रही है, क्योंकि हमारा स्कल कनेक्टेड है हमारी पूरी बैकबोन से एक पाइवॉट जॉइंट के थ्रू, तो पाइवॉट जॉइंट से ही हम अपने नेक को ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं, तो पाइवॉट जॉइंट में हमेशा नेक का एग्जांपल आएगा, ठीक है। हिंज जॉइंट, जो सिर्फ बेंड वाली मूवमेंट हो सके, उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। नी हो गया, या ये एल्बो हो गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जब तुम पूरा पूरा मूव कर पाओ टुगेदर विद कॉलर बोन, शोल्डर, शोल्डर ग्रेड इसको बोलते हैं, है ना। आर्म को पूरा मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं 360, जब मैं हर जगह कोई भी चीज मूव कर पाऊँ यूं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। सो यही था, हाँ। सो यही है। फिर स्केलेटन सिस्टम देख लेते हैं, इतना वो लास्ट पेज ही है स्केलेटन सिस्टम, ये अब कर चुके हैं, फिर आई थिंक दोबारा करने की तो जरूरत है नहीं, बट ठीक है करा देता हूँ मैं। स्केलेटन सिस्टम एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें सेफ्टी, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, टाइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, उनको बोन्स प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इसमें खोपड़ी भी आती है हमारी, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम भी आता है, जो हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जहाँ पे मसल्स है पूरे में उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा रिब केज है, जो कि हमारे लीवर को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कल से लेके टोज तक कोई ना कोई ऐसी बोन है जो कि कोई ना कोई ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ तक इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। सीधे खड़े होने में हमें हमारी वर्टिब्रल कॉलम मदद कर रही है, रीढ़ की हड्डी, है ना। कार्टिलेज हमारे फ्लेक्सिबल है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बाहर से कोई इंजरी आए तो हमें एकदम से ज्यादा चोट ना पहुंचे, जितना शॉक है वो एब्जॉर्ब कर ले कार्टिलेज, ठीक। कैन यू फील द बोन अंडर योर चेस्ट, अपने चेस्ट के अंडर इधर बोन फील कर सकते हो, यस। तो ये जो बिल्कुल नीचे तक बोन है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम। अभी जाओ पॉज करो वीडियो, अभी जाओ पॉज करो, गूगल पे जाओ, एक हड्डी दिखाएगा, उसके नीचे रिब केज कनेक्ट होंगे, मतलब पसलियां तुम्हारी कनेक्ट होगी, पर जो लास्ट वाली पसलियां हैं, जो लास्ट वाले रिब है, वो कनेक्ट नहीं होंगे। इस वजह से जो रिब्स होते हैं ना, पसलियां होती है, उनकी भी तीन कैटेगरी होती है, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। ट्रू मतलब जो कनेक्ट है, फॉल्स मतलब जो नीचे आ गया है, और फ्लोटिंग मतलब जो तैर रहा है, जो कनेक्ट नहीं है। इस वजह से कभी किसी के लीवर के मतलब हल्का सा किसी के पसलियों के नीचे मारते हो ना, तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसके तुमने फ्लोटिंग रिब्स पे मारा है, तो वहां ऑर्गन की सेफ्टी नहीं है, वो फ्लोटिंग रिब्स है, वहां ओपोनेंट मारते हैं ज्यादातर फाइटर एक दूसरे को, ठीक। उसको स्टर्नअप बोलते हैं। दीज आर योर रिब्स, यू हैव, एक साइड 12 पेयर होता है, एक साइड 12 पेयर होता है, एक साइड 12 पसली, एक साइड 12 पसली, तो 24 पसली इसलिए बोलते हैं हिंदी में कि 24 पसली होती है, ठीक है। द रिज केप एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव केज टू प्रोटेक्ट योर वाइटल ऑर्गन, वाइटल माने जरूरी, तो हमारे जरूरी ऑर्गन्स को रिब केज प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ये सब, ठीक है। हाउ कैन सच अ स्ट्रॉन्ग केज मूव, ये इतना स्ट्रॉन्ग केज मूव कैसे कर पा रहा है, ऑफ कोर्स हमारी मसल्स की वजह से, हमारे टेंडन्स की वजह से, हमारे फ्लोटिंग रिब्स की वजह से, है ना। ये देखो, द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक एंड द ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, जो ये फ्रंट में लास्ट में आके बोन कनेक्टेड है ना, फ्रंट में लास्ट में आके, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, स्टर्नम इसका नाम है। अगर इफ यू वांट सो आई कैन शो यू द फोटो ना, क्या प्रॉब्लम है, फोटो दिखाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख, जो हमारी लास्ट में आके, कहाँ गया, ये देख रहा है जो रिब्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, ये ये वाली लास्ट में आके, ये यहाँ जो ये पूरी प्रोटेक्ट कर रही है, इसको बोल रहे हैं स्टर्नम, ठीक है। और स्टर्नम से तुम देख सकते हो ऊपर वाले लीवर, ऊपर वाले रिब्स तो कनेक्ट है, बट नीचे नीचे वाले रिब्स इतना कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जब कोई हिट करता है ना, यहाँ हमें लगती है, इन पसलियों पे बहुत ज्यादा लगती है, ये कनेक्टेड है अच्छे से, बट ये नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक। दे आर जॉइंट बाय फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से जॉइंट होते हैं, अलाउ करते हैं रिब को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलीज करने में, डायफ्राम की मसल्स है वो हेल्प करती है, ठीक है। तो दिस मूवमेंट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस स्पेस इन द चेस्ट, अलाउइंग एयर टू ब्लो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब ये जो डायफ्राम की मूवमेंट है, सांस को अंदर लेने में मदद कर रही है, सांस को बाहर छोड़ने में भी मदद कर रही है। अगर हमारे
इंजरी हो जाती है रिब्स में, इस वजह से ही रिब्स में अगर इंजरी हो जाती है तो डायफ्राम भी थोड़ा थोड़ा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए तुमने देखा होगा कभी किसी के लीवर पे लगा है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस लेने में। सो आई होप इस सेशन में आपको मजा आया हो, ठीक है, बहुत 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 मजा आया हो विद दीज वर्ड्स। आई थिंक ये चैप्टर बहुत इजी था, ये चैप्टर बहुत छोटा भी था, मतलब छोटा तो ये पार्ट था, चैप्टर नहीं था छोटा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एंजॉय करो ऐसे ही। सेल इन टिश्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें नेक्स्ट चैप्टर करना है वो हमारा कौन सा है देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, हमें आसपास का मोशन अपना डिस्क्राइब करना है, वो चैप्टर है हमारा, ठीक है। सो या उसमें न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें ज़्यादा हैं, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। वैसे तो डेली अपलोड 11 बजे ही करता हूँ मैं, बट आई विल सी। ओके, सो विद दीज वर्ड्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो।